यहाँ बैठे बैठे इसने तायोर सवारों को देखा कि वह नदी के किनारे किनारे इसे ढूंढ रहे हैं। इसने देखा कि एक जंगजू ने इसे देख लिया, ज़रा ठटका, फिर इसे पकड़वाए बगैर आगे बढ़ गया। इस कंग में जकड़ा हुआ तमोजन अब भी इतना बेबस था जितना पहले, और इसने अब जो कुछ किया वो अपनी हिम्मत की वजह से किया। वो नदी छोड़ के इन सवारों के पीछे पीछे हैमागाह में दाखिल हुआ और रेंगता हुआ इस जंगजू के यूरत के अंदर पहुंच गया। इसने इसे नदी की घास में देख लिया था, लेकिन इसे नहीं पकड़वाया। ये एक अजनबी था जो इत्तेफाक से आर्जी तौर पर इस दूसरे कबीले के शिकारियों के साथ ठहरा हुआ था। इस लड़के को इस तरह भीगा हुआ और इस तरह नबूदार होते हुए देखकर ये आदमी तमोजन से भी ज़्यादा खौफजदा हो गया। मगर कैदी पर इसे रहम आया और इसने ये सोचा कि इसके लिए अच्छा यही होगा कि किसी न किसी तरह इस नौजवान से निजात पाए। इसलिए इसने कंग को काट के इसके टुकड़ों को जला दिया, और इस दौरान में तमोजन को ऊन से लदी हुई एक गाड़ी के अंदर, इस खिले ऊन के अंदर बड़ी गर्मी थी। ये कोई आराम की जगह नहीं थी, ख़ास तौर पर इसलिए कि तायोर जंगजू हैमे की तलाशी लेने आए और उन्होंने अपने नेज़े गाड़ी के अंदर बीच बोए और एक नेज़े की आई से तमोजन की टांग भी ज़ख्मी हो गई। मेरे घर की आग बुझ जाती और धुआं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता अगर वो लोग तुझे यहाँ ढूंढ पाते, इस आदमी ने तलही से इस भागे हुए पनाहगज़ीन से कहा, मगर साथ ही साथ इसे खाना और दूध भी देता, और एक कमान और 2 तीर दिए और कहा, आप अपनी माँ और अपने भाई के पास मांगे के घोड़े पर सवार। जब तमोजन अपनी ज़मीनों पर पहुंचा तो इसने वही हालत पाई जिसका नक्शा अजनबी ने खींचा था। जहां इसकी हैमागाह थी वहां अब सिर्फ राख थी। इसके मवेशी जा चुके थे, इसकी माँ और इसके भाई गायब थे। इसने बहरहाल इनका पता लगा लिया और देखा कि भूखा खानदान किस हालत में रुपोश है। सहत गिर अलोन करियल कसार और मलकोती इसका सुतेला भाई जो इसकी परतश करता था। किसी न किसी तरह वो जिंदा रहे। रातों को अपने एक हमदर्द की हैमागाह की जानिब सफ़र करते। इनके पास सिर्फ 8 घोड़ों की एक कतार थी। गलियारियों जैसे पोश शिकार को पकड़ रहे थे और बजाय बकरी के गोश्त के मछली पर गुजारा कर रहे थे। तमोजन ने यह सीखा कि दुश्मन की गाह से कैसे बचते हैं और किस तरह अपने ताकब करने वाले दुश्मनों की सफ़ को चीरते हुए इस पार निकल सकते हैं। शिकार की तरह इसका ताकब किया जा रहा था। जैसे दिन गुजरते गए इसकी चालाकी बढ़ती गई। मालूम होता है कि फिर कभी तमोजन नहीं पकड़ा गया। अब भी अगर वो चाहता तो अपने आबाओ जदाद की चरागाहों को छोड़ के भाग सकता था, लेकिन नो उमर खां का कतई इरादा ना था कि वो अपनी मिरास दुश्मनों के हवाले कर दे। वो अपने कबीले की बिगड़ी हुई आबादियों में गया। वो संजीदगी से इनसे 4 जानवर बतौर हराज मांगे, जिनमें एक ऊँट, एक बैल, एक घोड़ा और एक भेड़ अपनी माँ की आसाइश के लिए थे। ये गौर की बात है कि 2 चीज़ों से इसने इज्तनाब किया। बूढ़ी आंखों वाली बोरता अब भी इसके आने का इंतज़ार कर रही है कि वो इसे ब्याह के अपने हैमे में ले आए। और बोरता का बाप एक बड़े ताकतवर कबीले का सरदार था। फिर भी तमोजन इसके पास नहीं गया और ना ही इसने तुर्क कौम के क़यादत के कफ़ील सरदार बूढ़े अर्तुगरुल से मदद मांगी, जो बड़ा जी असर था और जिसने यसुकाई के साथ रफ़ाकत की सौगंध खा के जाम पिया था। इस सौगंध के पैमाने से यसुकाई के बेटे को यह हक पहुंचता था कि वो इसके पास ज़रूरत के वक्त जाके मुंह बोले बाप की हैसियत से इससे मदद को कहे। यह शायद ऐसा मुश्किल काम ना था मैदानों से होते हुए कि रात तक पहुंचना, जो फैसल वाले शहरों में रहते थे जिनके पास सचमुच के खजानों में तमोजन ने अपने आप से जरा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा और वो अपने इस इरादे पर जमा रहा। ये छोटा गरूर ना था बल्कि एक पक्के मंगोल की सीधी सादी मंतक थी। प्रिस्टर जान इसकी मदद देने का पाबंद था। एशिया आज़म में रफ़ाकत की सौगंध की बादशाह के वादे से ज़्यादा कदर कीमत थी, लेकिन वो इन शहरों
लेकिन वो इन शहरों और अजाबाद के मालिक से इस वक्त तक काम ना लेगा जब तक कि वो इस काबिल ना हो कि वो इसके सामने बतौर एक हलीफ के पहुंच सके। भागे हुए पनाह गज़ीर की तरह नहीं।